जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर साइंस का जो कि क्लास ले रहे हैं और लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को हम समझा रहे हैं कि जो है कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है और कौन सा इम्पोर्टेंट है और किस तरह जो है कि पढ़ना है। तो हमने कल आप लोगों को बताया था बायोलॉजी में जो है कि जीव कैसे जनन करते हैं, यानी प्रजनन कैसे करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी। जो जनन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है कि इसमें किसी भी दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक ही जीव होता है और उसी से उसका प्रजनन होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें जो है कि दो लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे नर और मादा, तो दोनों लोगों की इसमें जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है और किन किन लोगों में होता है। ठीक है। तो लैंगिक जनन में देखिए होता क्या है कि इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें, लैंगिक जनन में। ठीक है। और जो भी संतति उत्पन्न होती है, जो भी बच्चा पैदा होता है, जो भी संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, जो भी उनसे नया जीव बनता है, वो क्या होता है, उनमें भिन्नता पाई जाती है, यानी कि वो अलग दिखते हैं। और इनमें जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है और अलैंगिक में समसूत्री विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं लैंगिक जनन में, कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसमें पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें संतति जो उत्पन्न होती है, यानी जो इसमें चाइल्ड जो होता है, यानी बेबी होता है, वो भिन्न होता है। और उसके बाद इसमें जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन हम कह रहे हैं, लैंगिक जनन जो होता है, आप लोगों ने समझ लिया कि लैंगिक जनन में होता क्या है। ठीक है। अब लैंगिक जनन जो है कि दो तरह का होता है, यानी दो जगह होता है। एक होता है पेड़ पौधों में, जिसे हम पादप कहते हैं साइंस में, और एक होता है जंतु में होता है। यानी कि जो लैंगिक जनन है दो लोगों में होता है, एक पादप में भी होता है, यानी कि पेड़ पौधों में भी होता है, और दूसरा जो होता है आपका किसमें होता है दूसरा जो होता है आपका इंसानों में होता है, यानी कि एनिमल में होता है। ठीक है, जानवरों में होता है। ठीक है। अगर हम लैंगिक जनन में देखें पादपों में, तो सबसे दो चीजें हमें देखने को मिलती है, जो हमारे आसपास देखने को मिलती है। एक मिलता है गुड़हल का फूल और एक मिलता है सरसों का फूल। ठीक है। तो सरसों के फूल में जो है कि लैंगिक जनन होता है। ठीक है। और गुड़हल के फूल में भी लैंगिक जनन होता है, यानी कि इसमें जो है कि अलैंगिक जनन नहीं होता है, बल्कि लैंगिक जनन होता है। किसमें, आपके गुड़हल और आपके क्या बोलते हैं, सरसों के फूल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दो ही जो है कि फूलों में, यानी गुड़हल और सरसों में ही केवल लैंगिक जनन होता है। बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, उनमें भी लैंगिक जनन होता है। और जंतुओं में एक इंसान हो गया और एक हो गए पशु हो गए, तो उनमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पादप का जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो देखिए, कोई भी पादप हो, यानी कोई भी पेड़ पौधा हो, तो उसमें मुख्य रूप से चार चीजें उसमें पाई जाती हैं। कौन कौन, मुख्य रूप से चार चीजें पाई जाती हैं। पहला, पुंकेसर, जिसे पुमंग भी कहते हैं। दूसरा, स्त्री केसर, जिसे आप जायंग भी कहते हैं। और तीसरा, वाह दल पुंज होता है। और चौथा, दल पुंज होता है। यानी किसी भी पुष्प को आप तोड़ेंगे, किसी भी फूल को आप तोड़ेंगे, तो उसमें मुख्य रूप से चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला, पुंकेसर, स्त्री केसर, आपका वाह दलपुंज और आपका दलपुंज। ठीक है। पुंकेसर को पुमंग कहा जाता है, प से पुमंग, और स्त्री केसर को जायंग कहते हैं। ठीक है। तो पुष्प के चार भाग हो गए, पुंकेसर, स्त्री केसर, वाह दल पुंज और आपका दलपुंज हो गया। ठीक है। अब देखिए, कोई भी पुष्प होता है तो पुष्प में जनन भाग जो होते हैं, यानी जो जन्म देते हैं, यानी कि जो नया
फल उत्पाद करते हैं उनमें दो चीजें होती हैं, एक पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। यानी कि एक पुंकेसर है और दूसरा क्या है आपका स्त्री केसर है। अब पुंकेसर को देखेंगे तो पुंकेसर में अलग अलग कटराई होती है, मानी इसको भी तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको भी तोड़ दिया जाएगा। अब पुंकेसरवा में से क्या हो जाएगा, इसके भी लड़के हो जाएंगे। इसका लड़का कट हो तो तीन ठो है, परागकोश, परागकण और फिलामेंट। पुंकेसर में पुंकेसर के तीन लड़के, परागकोश, परागकण और आपका फिलामेंट, यही तीन लोग होते हैं। अगर स्त्री केसर में जाएंगे आप तो इसके चार लड़के होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। स्त्री केसर के चार पार्ट, चार लड़के, कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड और अंडाशय। ठीक है, तो पुष्प के जो जनन है वो दो भागों में टूट जाते हैं, पहला स्त्री केसर, दूसरा पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर। पुंकेसर में तीन लोग, कौन कौन, परागकोश, परागकण और आपका फिलामेंट। और स्त्री केसर में चार लोग, कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और आपका बीजांड और अंडाशय। ठीक है, अब यहीं लगे लगाए एक और चीज निपटा लेते हैं। पुष्प जो होता है दो तरह के होते हैं, एक होता है एक लिंगी और एक होता है दो लिंगी। मतलब एक ऐसा फूल होता है जिसमें केवल नर उसका भाग होता है, यानी कि स्त्री केसर ही रहेगा या तो पुंकेसर ही रहेगा। तो एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी में क्या होगा, या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा। और द्विलिंगी में क्या होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर हम एक लिंगी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण आता है आपका पपीता, तरबूज। पपीता और तरबूज क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी कोई पपीता होता है ससुरा राण हो जाता है, वो फरबे नहीं करता है क्योंकि वो एक लिंगी है। ठीक है, कौन है, एक लिंगी है। क्योंकि जो पपीता होता है केवल मेल ही है, मान के चलिए मेल ही है या फीमेल है, तो मेल है तो मेल के लिए फीमेल की जरूरत पड़ेगी। जब फीमेल आएगा कैसे, ये हम लोग आगे देखेंगे। या मेल है तो फीमेल कैसे आएगा, अगर फीमेल है तो मेल कैसे उसके यहाँ आएगा। तो पपीता में क्या होता है कि अगर वो फीमेल है तो मेल उसके पास आता ही नहीं, तो ससुराले रह जाता है, उसका कोई पपीता लगता ही नहीं है। ठीक है, द्विलिंगी में क्या होता है कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, जैसे गुड़हल का फूल हो गया और आपका ये सरसों का फूल वाला उदाहरण हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी फूल होता है, कोई भी पुष्प होता है, उसका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले वाह्य दल पुंज बनता है, उसके बाद दल पुंज बनता है, उसके बाद पुंकेसर बनता है, उसके बाद स्त्री केसर बनता है। देखिए पहले वाह्य दल पुंज, फिर दल पुंज, फिर उसके बाद आपका पुंकेसर और लास्ट में स्त्री केसर बनता है। ठीक है, तो देखिए पुष्प के जनन दो तरह के हुए, एक पुंकेसर हो गया, एक स्त्री केसर हो गया। अब हम देखेंगे पुंकेसर क्या होता है। तो पुंकेसर क्या होता है, ये जो होता है ये किसी भी फूल का नर वाला पार्ट होता है। क्या होता है, नर वाला पार्ट होता है, यानी कि मेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, और जो पुंकेसर होता है वो तीन तरह का होता है, यानी कि जब इसको तोड़ेंगे तो तीन तरह का होता है इसमें। एक परागकोश, परागकण और फिलामेंट होता है। परागकोश, फिलामेंट और परागकण होता है। ठीक है, अब देखिए परागकोश क्या होता है। परागकोश क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, डिब्बा होता है, एक जगह होता है। ठीक है, वो क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। ठीक है, और उसी डिब्बे के अंदर परागकण रहते हैं। नेचुरली क्या होते हैं, परागकण उसके अंदर रहते हैं। किसमें, परागकोश में। परागकोश क्या होता है, एक डिब्बा टाइप का होता है और उसी डिब्बा में जो है कि परागकण जो है कि अटैच होते हैं। ठीक है, और खास तौर से जो परागकण का जो कलर होता है वो पीला पाउडर की तरफ होगा। आप लोग जाके एक बार तोड़ के देखिएगा ध्यान से, सरसों का फूल हो गया या फिर गुड़हल का फूल में जाके देखिएगा कि जो परागकोश होता है, ठीक है, हम चित्र इसका प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो परागकोश का जो रंग होता है पीला होता है और इससे निर्माण जो होता है अर्धसूत्री विभाजन से होता है। फिलामेंट क्या होता है कि जो पराग कोश होता है उसी को क्या करता है कि सपोर्ट करता है, यानी कि ऐसे निकला रहेगा और उसी के मतलब टिप पर, यानी कि उसके जो पॉइंट होता है ऊपर वाला, उसी पर परागकोश लगा रहेगा और उसी परागकोश को जो है कि फिलामेंट क्या करेगा, उसको बैलेंस किए रहता है।
और परागकण तो क्या होता है, तो परागकोश के अंदर जो मौजूद जो कण होते हैं वही क्या होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो पुंकेसर समझ में आ गया, परागकोश, परागकण और आपका फिलामेंट हो गया, फिलामेंट उसको सपोर्ट देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, स्त्री केसर। स्त्री केसर में मैंने बताया 4 भाग होता है। कौन कौन, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और आपका बीजांड होता है। और वर्तिकाग्र क्या होता है कि ये जो होता है स्त्री केसर का ऊपरी चिपचिपा भाग होता है। यानी कि जैसे मान के चलिए कि ये फूल है, तो इस फूल के, ठीक है, इस फूल के इस पार्ट पर, ठीक है, इस पार्ट पर क्या होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। और वर्तिका क्या होता है, वर्तिका क्या होता है कि जायांग का मध्य तथा लंबा भाग क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। यानी कि इस पॉइंट से होते हुए एक ट्यूब जाती है, यानी कि वायरिंग जाती है, एक तार जाता है, एक केबल जाती है, उसी को वर्तिका कहते हैं, ठीक है। जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से ऐड करता है। यानी कि ये आपका वर्तिकाग्र हो गया, इसी को यहाँ अंडाशय नीचे होता है, अंडाशय से क्या करता है, जोड़ता है। अब अंडाशय क्या होता है, तो जायांग का चौड़ा फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अब अंडाशय जब देखेंगे, किसी भी फूल को जब आप देखेंगे, उसके पूरे जो लाल पीला जो भी फूल है उसको हटा देंगे, हटाने के बाद उसके नीचे थोड़ा सा फूला हुआ मध्य पॉइंट में दिखता है, उसी को हम बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं। और इसी अंडाशय में मौजूद होता है आपका बीजांड। क्या होता है, बीजांड होता है। जिससे परागकोश में परागकण वहां पर था, तो इसी तरह इसमें भी क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। इसमें बीजांड होते हैं, ठीक है। तो स्त्री केसर में वर्तिकाग्र क्या होता है, ये कोई भी फूल है तो इसका ऊपरी भाग जो चिपचिपा भाग होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका क्या होता है कि ये अंडाशय को और ये वर्तिकाग्र को जोड़ने की एक ट्यूब होती है, उसी को वर्तिका कहते हैं। अंडाशय नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और बीजांड क्या होता है, बीजांड वही अंडाशय के अंदर जो है कि वो मौजूद होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, ठीक है। वह दलपुंज क्या होता है और दलपुंज क्या होता है, ठीक है। कोई भी फूल रहेगा तो उसके नीचे देखेंगे, जैसे गुलाब का फूल आप देखेंगे तो नीचे हरे कलर का पत्ती दिखती है, हरे हरे कलर से उसको एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो भी कली बनेगी किसी भी फूल की, तो पहले उसके ऊपर एक हरे रंग की लेयर होता है। ये हरे रंग का जो लेयर होता है और उसके अंदर जो है कि फूल होता है। तो ये हरे रंग का जो लेयर होता है, यानी कि जो हरे रंग का जो फूल होता है, वही हरे रंग का जो पार्ट होता है उसी को वायदल पुंज कहलाता है। ये क्या करता है कि कली को सुरक्षा देता है, और जैसे जैसे फूल बड़ा होता है तो उस फूल से वो क्या होता है, सूख के नीचे गिर जाता है। कौन, वह दलपुंज। दलपुंज क्या होता है कि कोई भी फूल है, जैसे गुलाब का लाल हो गया, गेंदा का पीला हो गया, गेंदा का लाल भी हो गया, चमेली का सफेद हो गया, तो जो भी कलर आपको दिख रहा है वही क्या है, दलपुंज है। वही क्या है, दल पुंज है। और इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि जननांगों को सुरक्षा देता है, पहली बात। दूसरी बात, पराग कण के लिए कीटों को अपने ओर आमंत्रित करता है कि भैया आओ। आगे हम लोग समझेंगे कि परागण किसे कहते हैं। यानी कि परागण के लिए क्या करता है कि अपने कीटों को आकर्षित करता है। यानी कि जितने भी फूल रंगीन होते हैं वो समानता जो है कि दिन में फूलते हैं, और जो जो सफेद कलर के पुष्प होते हैं खास तौर से रात को फूलते हैं। और जो रात को पुष्प जो भी फूलता है वो काफी सुगंधित होता है, ताकि कीटों का आकर्षण उसके तरफ हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमें चित्र भी बनाया है, चित्र आप लोगों को मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पादपों में लैंगिक जनन के चरण क्या होते हैं। लैंगिक जनन के चरण क्या होते हैं, तो पहले क्या होता है आपका युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन होता है। उसके बाद परागण होता है, उसके बाद निषेचन होता है। परागण में एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब पहला हम लोग ये समझते हैं कि युग्म जनन क्या होता है। युग्मक जनन क्या होता है, तो पहला इसमें होता है युग्मकों का निर्माण होता है, यानी गैमेट का निर्माण होता है। और ये जो है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कौन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और परागण, परागण किसे कहते हैं, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो है कि परागण कहलाता है। अब जिसे पराग कण निकले, ठीक है,
निकल के स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुँचे। जैसे परागकण यहाँ से निकला और जाके यहाँ पर मिल गया, ठीक है? उसी को परागण कहते हैं। यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। परागण 2 तरह का, एक स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं, ठीक है? कहाँ तक पहुँच जाते हैं? वो जो है कि आपके वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचना। यानी कि गुलाब का फूल है, कुछ दूरी पर फिर गुलाब का फूल लगा है, तो उसका परागकण इसमें चला आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? स्वपरागण होगा। क्या हो जाएगा? स्वपरागण होगा। इसमें क्या फ़ायदा क्या होता है स्वपरागण में? स्वपरागण में क्या होता है? अब स्वपरागण समझ लीजिए कि परागण क्या होता है कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है? इसमें लाभ क्या है कि पीढ़ी में शुद्धता होती है, यानी जो भी नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसमें क्या होगा? शुद्धता होगा, ठीक है? इसमें परागकण की आवश्यकता होती है, ठीक है? सुगंध, मधु इत्यादि इसमें मिलता है। हानि क्या है कि इसमें बीज कम पकने के बाद समय समय ज़्यादा लगता है, बीज कण पकने में समय ज़्यादा लगता है। किसमें? स्वपरागण। परपरागण में क्या होता है कि परागकण जो है कि परागण जो होता है अलग-अलग माध्यम से होता है, ठीक है? और वर्तिकाग्र तक सेम जाति के अन्य पौधे को। ऐसे समझिए, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि जैसे फूल है, उसी फूल में उसका क्या हुआ कि उसी में से उसका पुरुष वाला पार्ट चला गया स्त्री पर, यानी पुंकेसर वाला भाग चला गया स्त्री केसर पर चला गया। स्त्री केसर वाला भाग पुंकेसर पर चला गया उसी फूल में, तो उसको स्वपरागण बोलेंगे। अब परपरागण में क्या होगा कि फूल उसी फूल का, उसी कैटेगरी का फूल कहीं दूसरी जगह होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वहाँ से जो परागण होगा उसको क्या बोलते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, ठीक है? अब देखिए परागण जो होता है आपका मेनली जो है कि आपका 4 तरह से होता है। एक कीटों द्वारा होता है, एक वायु द्वारा होता है और एक तीसरा जल द्वारा होता है और अगला क्या होता है? जंतु द्वारा होता है। अब कीटों द्वारा होता कैसे है कि इसमें क्या होता है कि जो पुष्प का रंग, पुष्प सुगंध, मकरंद आदि जो होती हैं, ठीक है? वर्तिकाग्र जानते हैं कि प्रायः क्या होता है? चिपचिपा भाग होता है, ठीक है? तो ये क्या करता है कि कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है? और सुगंधित भी होता है, तो ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब इसमें जैसे अंजीर हो गया, आक हो गया, सालवी हो गया और पीपल हो गया। वायु द्वारा क्या होता है? तो परागकण वायु द्वारा भी होता है, ठीक है? सुगंध तथा मकरंद का इसमें होता है। जो वायु द्वारा होता है उसमें सुगंध और जो है कि उतना मतलब अच्छे से नहीं उसमें सुगंधित नहीं होता है, ठीक है? और वर्तिकाग्र जो होती है खुरदरे और इसमें चिपचिपे होते हैं। परागकण हल्के और मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। उत्पादन इसका उदाहरण जो है आपका गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है। इनका वायु द्वारा होता है। यानी कि ऐसे-ऐसे अपना ये हिलते रहेंगे और उसमें परागण होता रहेगा। जल द्वारा आने वाले पौधे में इनमें पुष्प का रंगीन मकरंद और गंधहीन होते हैं। यानी पुष्प का मतलब महकता भी नहीं और गंधहीन भी होते हैं, ठीक है? अ, और ज़्यादातर जो है कि परागण होता है इसमें हल्के घनत्व वाला ज़्यादा होता है, ठीक है? और जल की ये सतह पर जो है कि परागण हो जाता है। इसमें वेलिस्नोरिया है, हार्डिला है, सिटेफिलिस है और क्रेल जल लीटर है, ठीक है? ये क्या है आपके वायु द्वारा है। जंतु द्वारा कैसे होगा? तो जंतु द्वारा परागण जंतु के द्वारा ही होगा। युक्ति जैसे घोड़ा हो गया, पक्षी हो गए, चमगादड़ हो गया, ठीक है? उदाहरण में आपका सेमल हो गया, कदम होगा, विम्नोमिया होगा, ये सब क्या है आपके जंतु द्वारा क्या है आपका परपरागण है। लाभ क्या है कि इसमें नई जाति उत्पन्न होती है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, कृत्रिम पर आपका परागण होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कि परागण ज़्यादा व्यर्थ नहीं होता है, किसमें? आपका जल द्वारा में। यह मकरंद बनाने हेतु उपलब्ध ऊर्जा है। परागण युक्ति कीट, वायु, जल और पक्षी। परागण युक्ति में कौन-कौन आएँगे? आपको कीट, वायु और जल और पक्षी। पैतृक गुणों से भिन्नता। पैतृक से भिन्नता जो होती है, भिन्नता होती है। अब जनन में आपका लैंगिक जनन की जो घटना सबसे पहले क्या होती है? पहले परागण होता है, फिर उसके बाद निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, उसके बाद आपका बीज बनता है। परागण, निषेचन, भ्रूण और बीज बनता है। पादपों का लैंगिक
अवस्था क्या है, तो युग्मक है, युग्म जनन है, भ्रूण है, आपका इसके बाद बीज है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो पूरा का पूरा चैप्टर था, ये जो चैप्टर था आपका ये जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें पादा पूरा 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 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जंतुओं में लैंगिक जनन किस तरह होता है। ठीक है, तो ये जो है कि चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।